हमारा देश, हमारे जवान, जिसे पिछले 10, 12, 13 सालों से भावना शर्मा चला रही हैं, और मैं खास तौर से इस पे इसलिए एम्फेसिस कर रहा हूं कि आज हमारे देश में बाढ़ आए, भूकंप आए, सुनामी आए, दंगा हो जाए, तब जब सरकार के तमाम इंस्ट्रूमेंट, जब सरकार के तमाम वो इदारे जिन्हें इन कामों के लिए बनाया गया है, चाहे वो स्टेट की पुलिस हो, फिर सीआरपीएफ हो, फिर दूसरे रैपिड एक्शन फोर्स हो, आखिर जब सरकारें इन्हें निर्देश देती हैं दंगा रोकने के लिए और ये उसको काबू नहीं कर पाते, ऐसा माना जाता है, मैं नहीं मानता, तब सेना को बुलाया जाता है। और ये बात मैं इसलिए शायद ज्यादा फैक्चुअल कह सकता हूं कि मैं जिस शहर में पैदा हुआ, जिस राज्य में पैदा हुआ, वो शहर 1947 से लेकर के आज तक पाकिस्तान के जन्म के सिलसिले से लेकर के आजाद भारत में जो हजारों हिंदू मुस्लिम दंगे एक तरफा हुए हैं, उन दंगों का सबसे बड़ा लीडर रहा है जिसका नाम है अलीगढ़। हम देखते थे कि राज्य सरकारें अपने स्वार्थ के लिए पुलिस को दंगों में उनको ड्यूटी पे लगाया जाता था, क्योंकि वो सीधे तौर पे राज्य सरकारों से कनेक्टेड होती थी। तो वहां उस जो आपकी पीएसी है या प्रोविजनल आर्म कांस्टेबलरी है या दूसरी दीगर फोर्सेस हैं, उनका सीधा कंट्रोल सरकार के हाथ में रहता था। और सरकार में बैठा हुआ नेता किस सोच का है, किस एजेंडे वाला है, कब उसको आदेश देना है कि गोली चलानी चाहिए, कब आदेश देना है नहीं चलानी चाहिए, तो उस प्रोफेशनल फोर्स को जो काम प्रोफेशनली करना चाहिए, वो एक छोटा सा नेता जो जोड़ तोड़ करके जातियों का और मजहब का खेल खेल करके सत्ता पे बैठ गया है और तमाम खरीदो फरोख्त के बाद वो किसी पद पर चला गया है, तो उस पद पे जाने के बाद वो निष्ठा तो दिखाई जाती है, वो संविधान की बात तो कही जाती है, लेकिन उसके अंदर जो भारत विरोधी जहर भरा होता है, वो वहां बैठकर भी सेना को, उस पुलिस को काम नहीं करने देता। ऐसे में जब वो तमाम सारे इंस्ट्रूमेंट समाप्त हो जाते हैं, तब भारतीय सैनिक, जिसे अपनी उसकी मां, जिसे उसका भाई, जिसे उसकी पत्नी भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए सीमा पे भेजती है। लेकिन पिछले 70 सालों में जो व्यवस्था हमने बनाई है, जो भ्रष्टाचार हमने व्यवस्था में पैदा किया है, जो जिहादी, जो भारत विरोधी ताकतों को इस देश के व्यवस्था के अंदर हमने मजबूत कर दिया है, उन्होंने सेना को भी नहीं छोड़ा। इसलिए मैं मानता हूं कि सैनिकों के बारे में दिल्ली के 5 सितारा होटल की सुख सुविधा के बीच में बैठने वाला वो ब्यूरोक्रेट जो जिंदगी में कभी उतरकर बॉर्डर पे नहीं गया, सियाचिन पे नहीं गया, लद्दाख नहीं गया, लेह नहीं गया, अरुणाचल नहीं गया, वो उसके लिए पॉलिसी बनाता है। और यही कारण है कि राज्य सत्ता और सैनिक के बीच में जो तारतम्य, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, जो समन्वय बनना चाहिए था, वो नहीं होता। क्योंकि वो जो बैठा हुआ है ब्यूरोक्रेट, वो यकायक स्पोर्ट्स सेक्रेटरी होता है, वो किसी दिन कॉमर्स सेक्रेटरी हो जाता है और एक दिन वो डिफेंस सेक्रेटरी भी हो जाता है। तो उसकी कोई
सेना के प्रति समझ, सेना के प्रति उसके मन में कोई खास सम्मान, सेना को लेकर के उन अंदरूनी जो तकलीफें हैं, जो एक सैनिक की तकलीफ है, उसकी वर्दी किस क्वालिटी की होनी चाहिए, उसके जूते किस क्वालिटी के होने चाहिए, उसका सारा का सारा जो प्रकल्प होता है उस ब्यूरोक्रेट का, वो ये होता है कि किस किस चीज में कितना कितना कमीशन मिलेगा। उसकी सारी कोशिश उस कमीशन से आगे नहीं बढ़ती है, जो कि जब वो ये तय करता है कि किस वर्दी को हमें ऑर्डर करना है, किस जूते को ऑर्डर करना है, किस बंदूक को ऑर्डर करना है, तो उसके सामने सैनिक नहीं होता, उसके सामने वो अंडरहैंड जो रकम है उसकी कितनी ज्यादा वो भारी है, उस अंदाज में काम होता है। और सरकारों की यह कोशिश होती है कि ना तो लड़ाई हो और ना सैनिक अपना जौहर दिखा सके। अब लड़ाई नहीं हो रही तो सैनिक क्या करेंगे भाई, तो इनको इतनी तनख्वाह क्यों दी जा रही है, इनको यह सुविधा क्यों दी जा रही है। यह एक तरीके से एक डिफीटेड मानसिकता है। तो राज सत्ता पे जब लोग बौने बैठते हैं तो उनको देश और राष्ट्र में कोई फर्क नजर नहीं आता, और सैनिक उनके लिए एक मशीन होता है, वो खराब हो गई तो फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है। जबकि बड़े बड़े घरों के बच्चे, गरीब घर के बच्चे इसलिए नहीं सेना में जाते हैं कि उनको नौकरी करनी है। नौकरी तो इस देश में कुछ भी की जा सकती है, लेकिन इतनी कम सैलरी में सीमा पर खड़े होकर के, जहां -30 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर हो, जहां राजस्थान में 50-55 डिग्री तपती हुई धूप में वो खड़ा हो, सुविधाओं के नाम पे उसके पास कुछ ना हो, उस सैनिक के बारे में सरकारें कभी कभी आती हैं जो चिंता करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सैनिकों की बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो छोटे छोटे मामलों से ठीक हो सकती हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का एक ऐसा मकड़जाल बना हुआ है कि वो ये चाहता ही नहीं है। लिहाजा होता यह है कि युद्ध न हो, इसके लिए सरकार कोशिश करती है कि किसी तरीके से युद्ध टाला जाए, और युद्ध टाला जाए तो फिर सैनिकों की ना कोई डिमांड होगी, ना सैनिक के बॉर्डर के ऊपर जब वो लड़ने जाएगा तो हमने जो नंबर 2 का सामान खरीद के रखा है, जिसमें हमने रिश्वत ली है, उस सामान की ना तो गुणवत्ता साबित होगी। लेकिन समय बदलता है, सरकारें बदलती हैं, लेकिन समय और सरकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सैनिकों के बारे में समाज को सोचना चाहिए। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे यहां हर तरीके के एनजीओ मिल जाएंगे आपको। कोई पानी बचा रहा है, कोई पर्यावरण बचा रहा है, कोई ब्लाइंड स्कूल के बच्चों के बीच में काम कर रहा है, कोई वृद्धों के बीच में काम कर रहा है। लेकिन ये तमाम पर्यावरण बचाना, पानी को बचाना, वृद्धों के बीच में काम करना, बच्चों को पढ़ाना, ये तभी मुमकिन है जब सीमा पर सैनिक खड़ा है। तो सैनिक की भूमिका इन सब से बड़ी है। अगर आप मुझसे पूछें, मेरी भावना पूछें, जो मैं बीच बीच में कहता भी रहा हूं, कि ये सरकारें जो बैठती हैं दिल्ली में, ये बेपरवाह अंदाज में देश के लोग चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, सोते हैं, पिक्चर देखते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, और छोटी छोटी बातों पर सड़क पे उतर करके देश की पूरे मशीनरी को रोकने की कोशिश करते हैं। क्या कभी आपने इस देश में देखा है कि समाज के कुछ लोग उतरे हों और सैनिक किन पीड़ाओं से गुजर रहा है
उनके परिवार किस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में है, कभी इसके लिए कोई प्रदर्शन होते देखा आपने? इसके लिए कोई एनजीओ बनी? ऐसे में मैंने कहा कि अगर कोई छोटी सी भी कोशिश है तो यह बहुत बड़ा काम है। अब इस संगठन के बारे में मैं बहुत कुछ कह सकता हूं। मुझे जो बताया गया मैडम भावना शर्मा की तरफ से कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, यहां वो काम कर रही हैं, उनके साथ एक बड़ी टीम है। लेकिन मेरा मानना है कि सैनिकों को लेकर के जो समाज में एक सम्मान हुआ करता था, मुझे याद है कि अलीगढ़ में जब दंगे होते थे, जब पीएसी काम नहीं कर पाती थी, जब सीआरपी काम नहीं कर पाती थी, जब आरपीएफ काम नहीं कर पाती थी, तो सेना आती थी। और जब सेना के आने की घोषणा होती थी, क्योंकि अलीगढ़ में सालों सालों दंगे होते थे, सालों तक कर्फ्यू लगता था, तो हमने उस भाव को महसूस किया कि जैसे ही यह घोषणा होती थी कि आज अब सेना लगा दी गई है, तो शायद आम नागरिक के अंदर जो फीलिंग आती थी, जो मैं सोचता था कि अगर सेना आ गई है तो गोली कब चलानी है, इसके बारे में उसे उस सड़क छाप नेता जो मंत्री बन गया है उससे आदेश नहीं लेना है, और उसे गोली चलाते वक्त यह नहीं देखना है कि गोली मस्जिद से आई थी या किसी मजार से आई थी या किसी मंदिर से आई थी। वो गोली का जवाब गोली से देगा, और उसकी गोली जब चलेगी तो उस पर अगर मगर नहीं होगा। इस डिसिप्लिन के कारण ही जैसे ही यह बात होती थी कि सेना लगा दी गई है, तो यह समझ लीजिए कि आम नागरिक को लगता था कि अब उसका सम्मान बरकरार है, सेना अगर आ गई है तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और दंगा 24 घंटे में कंट्रोल हो जाएगा। यह सेना का हमने रूप देखा। लेकिन पिछले 20-30 सालों में इस देश में सेना को हमने देखा कि सबसे आसान और सबसे लूज एकमात्र इंस्टीट्यूशन है जिसे हर कोई चलते फिरते गाली दे देता है। हर कोई, जिसके खानदान में किसी ने हरे रंग की वर्दी नहीं पहनी, हरे रंग के कपड़े तो पहने होंगे बहुत, लेकिन वर्दी कभी नहीं पहनी उन्होंने, ना नीले रंग की पहनी, वो लोग कोई भी बयान दे देते हैं। और क्योंकि सत्ता पे पहुंचना जितना आसान है, सत्ता के माध्यम से भारत के खजाने को लूटने वाले ये तमाम सारे लोग, इनको लगता है कि जितने हम करप्ट हैं उतनी सेना भी है। तो सेना के बारे में एक नेता ने बिहार में कहा था, मुझे आज भी याद है, उसने कहा कि सेना में तो लोग मरने जाते हैं। जिस देश के नेताओं के मन मस्तिष्क में सेना को लेकर के अगर इस किस्म की सोच होगी, वो देश, उसकी सरकार तो चल सकती है, लेकिन राष्ट्र कभी गौरवशाली अपने आप को महसूस नहीं कर सकता।